अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर V8 2016 मॉडल। ये लैंड क्रूजर की LC 200 सीरीज है जो कि वर्ल्ड वाइड 2007 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को 2 बार फेसलिफ्ट किया गया था। इस गाड़ी का पहला फेसलिफ्ट वर्ल्ड वाइड 2012 में आया था, जिसमें इस गाड़ी के अंदर माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए थे, जैसे कि हेडलाइट्स, टेल लाइट चेंज कर दी गई थी और उसके अलावा उसके रिम चेंज कर दिए गए थे। 2016 में जो इसका फेसलिफ्ट आया था इस गाड़ी का, वो प्रॉपर फेसलिफ्ट था। उसमें इस गाड़ी के फ्रंट लुक, बैक लुक, बम्पर्स, इवन अलॉय रिम्स और इंटीरियर की लुक भी चेंज कर दी गई थी काफी हद तक। जैसे इस गाड़ी की बेसिकली सेम रही थी 200 सीरीज, लेकिन उस गाड़ी में इवन इस गाड़ी का कोड नेम भी चेंज हो गया था। 2007 से 2015 तक जो गाड़ी आती थी उसका कोड नेम था LC 200 और 2016 से ऑनवर्ड जो गाड़ी आती है उसको J200 कहते हैं। ये गाड़ी J200 है। लैंड क्रूजर V8 को वर्ल्ड वाइड किंग ऑफ द रोड भी कहा जाता है और उसकी वजह भी है इस वजह से कि ये गाड़ी ड्यूरेबल बहुत है। दीज कार्स लास्ट फॉर एवर और उसके अलावा इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स भी काफी इजीली अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड अपनी मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा होल्ड करती है। इस गाड़ी की मार्केट वैल्यू काफी स्ट्रॉन्ग है और इवन पाकिस्तान में भी इस गाड़ी की तरह इसकी मार्केट वैल्यू और रीसेल वैल्यू दोनों काफी स्ट्रॉन्ग है। इतनी महंगी होने के बावजूद भी ये गाड़ी पाकिस्तान में काफी इजीली बिक जाती है, क्योंकि एक तो इस गाड़ी के पार्ट्स काफी इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में और उसके अलावा इसकी टोयोटा की बैकअप सपोर्ट भी है। आपने अगर इस गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह करवानी है तो वो भी आपको इतनी महंगी नहीं पड़ती। लैंड क्रूजर V8 के अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। अगर आपने पाकिस्तान में 0 मीटर लैंड क्रूजर लेनी है V8 तो आपको 3 मेन वेरिएंट्स ऑफर होंगे, GXR, VX डीजल और VX पेट्रोल। और अगर आप इंटरनेशनल वर्जन पे जाते हैं तो इंटरनेशनली आपको 4 मेन वेरिएंट्स ऑफर होते हैं, AX, AXG, GX और ZX। ZX इस गाड़ी का टॉप ऑफ द लाइन वर्जन होता है और ये फुली लोडेड कार होती है जो कि ये कार है। इसमें हर फीचर आता है जो कि लैंड क्रूजर V8 के अंदर आ सकता है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये लैंड क्रूजर V8 ZX का फ्रंट लुक है जो कि मेरी ओपिनियन में काफी मैसिव है और ये प्री फेसलिफ्ट कार से थोड़ा डिफरेंट है। 2007 से 2015 तक जो कार आई है उसका फ्रंट लुक थोड़ा मिलता जुलता था और वो ऐसी लगती थी गाड़ी देखने में। ये कार कंपैरेटिवली उस गाड़ी से काफी डिफरेंट है और क्योंकि ये इस गाड़ी का ZX वेरिएंट है तो इसका फ्रंट काफी ज्यादा मैसिव है, इस तरह से कि इसका जो अपना बम्पर है वो यहाँ पर एंड हो जाता है। इसके ऊपर एक्सटेंशन भी दी गई हैं जो काफी नीचे तक जा रही हैं। ZX में फ्रंट बम्पर पर और बैक बम्पर पर एक्सटेंशन आती हैं जो कि इस गाड़ी के फ्रंट और बैक लुक को काफी हैवी बनाती हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की ओवरऑल तो ये मेरी ओपिनियन में काफी मैसिव है और ये काफी फीचर रिच है। यहाँ पे बहुत सारे गैजेट्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी में आते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए इस गाड़ी के मोनोग्राम की तो इस गाड़ी का मोनोग्राम ये प्रिंटेड है, ये फिजिकल साइन नहीं है, ये प्रिंट हुआ हुआ है और इसकी वजह यह है कि इसके अंदर रडार आता है। रडार आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है जो कि मैं आगे इस रिव्यू में बताऊंगा। और उससे नीचे यहाँ पे एक कैमरा दिया गया है। इस गाड़ी में फ्रंट कैम भी आता है। इस गाड़ी में टोटल 4 कैमरास आते हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो हेडलाइट्स भी इस गाड़ी की काफ़ी फीचर रिच हैं। इसमें 2 बाइजेनर प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं, लो और हाई के लिए अलग अलग, और नीचे DRL दी गई है। ये हेडलाइट्स एडाप्टिव भी हैं और ऑटो भी हैं। ऑटो इस तरह से कि रात को सेंस करके खुद ही ऑन ऑफ होती हैं और एडाप्टिव इस तरह से कि ये हाई बीम और लो बीम के बीच में खुद ही स्विच करती हैं। आप ऑटो को ऑन कर दें तो आगे से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो ये खुद ही लो बीम कर लेंगी और जैसे ही गाड़ी हटेगी हाईवेज पर तो ये हाई बीम कर लेंगी। और उसके अलावा इसमें नीचे DRL दी गई है जो कि फेसलिफ्ट में आई थी। इंडिकेटर और पार्किंग इसी के अंदर दी हुई है। उससे नीचे इस गाड़ी के फॉग लैंप्स दिए गए हैं जो कि LED वाले हैं और ये जलते हुए काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और उससे नीचे क्योंकि ये ZX वेरिएंट है तो इसमें किट दी गई है और किट के अंदर LED लाइट्स आती हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं जो कि आपको इस गाड़ी को पार्क करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। और ये इस गाड़ी का क्योंकि फेसलिफ्टेड वर्जन है तो फेसलिफ्ट में इस गाड़ी के बोनेट को भी चेंज कर दिया गया था। प्री फेसलिफ्ट कार का जो बोनेट था वो थोड़ा डिफरेंट था, वो काफ़ी प्लेन सा था। उसमें एक यहाँ पर और एक यहाँ पर कर्व आता था, जबकि इसके बीच में ये 2 बड़े मैसिव कट्स दे दिए गए हैं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल इस गाड़ी की नॉर्मल सी है, यहाँ पर कुछ खास नहीं दिया गया और ये प्री फेसलिफ्ट कार से भी काफ़ी मिलती जुलती है। यहाँ पे कोई खास चेंजेस नहीं किए गए। ये गाड़ी बेसिकली LC 200 जैसी ही है यहाँ से, इवन फेसलिफ्ट में भी। फेसलिफ्ट में इसकी जो गार्निशेस हैं ये थोड़ी मैसिव कर दी गई हैं, पहले ये पतली थी। और उसके अलावा इसका फुटरेस्ट भी नॉर्मल सा है और इसके अंदर लाइट्स आती हैं जो रात के टाइम ग्लो करती हैं और इसको वेलकम लुक देती हैं गाड़ी को। बाकी साइड प्रोफाइल नॉर्मल सी है, फ्रंट में कुछ खास नहीं है, डोर्स में कुछ खास नहीं है। लेकिन इस गाड़ी के जो साइड मिरर्स हैं ये भी काफ़ी फीचर रिच हैं। ये साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं। इनमें इंडिकेटर भी आते हैं जो कि LED वाले हैं और इनमें नीचे यहाँ पे कैमरास दिए गए हैं। ये कैमरास आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू प्रोवाइड करते हैं। 4 कैमरास आपको 6 एंगल से इस गाड़ी का व्यू प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको इस गाड़ी को मैनूवर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। और उसके अलावा एक नीचे यहाँ पे वेलकम लाइट भी दी गई है, पडल लैंप
जो कि आपको इस गाड़ी में एक वेलकमिंग सी लुक देता है। और उसके अलावा इस गाड़ी के सारे मिरर में यहाँ पे ये वार्निंग लाइट भी दी गई है। इसमें BSM आता है, यानी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी बड़ी है तो आपको इसको मोड़ते हुए हर जगह पे आप नज़र नहीं रख सकते, तो ये गाड़ी आपको काफ़ी हद तक हेल्प करती है इन सेंसर्स के थ्रू। ये बीप करती है अगर आपकी गाड़ी के साइड पर कुछ है, आप देखें अगर गाड़ी मोड़ रहे हैं तो गाड़ी आपको वार्न करेगी कि आपकी साइड पर कुछ है और आप गाड़ी मोड़ना अवॉइड करें। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो रेयर लुक भी इस गाड़ी का फ्रंट लुक की तरह ही काफ़ी मैसिव है। इसके बैक पर भी नीचे एक्सटेंशंस दी गई हैं क्योंकि इस गाड़ी का ZX वेरिएंट है। बैक पर इस गाड़ी की ये टेल लाइट्स जो कि प्री फेसलिफ्ट में थोड़ी छोटी थी, फेसलिफ्ट में ये काफ़ी बड़ी कर दी गई हैं। ओवरऑल ऑल टुगेदर इस गाड़ी में 58 पार्ट्स आते हैं जिनको चेंज करके आप इस गाड़ी को फेसलिफ्ट कर सकते हैं। प्री फेसलिफ्ट 2007 मॉडल को भी आप तकरीबन 2.5-3 लाख में फेसलिफ्ट करके ऐसा बना सकते हैं। उसमें इसकी डिग्गी चेंज होती है, लाइट्स चेंज होती हैं, बम्पर चेंज होते हैं और उसकी लुक ऐसी बन जाती है। बैक पर इस गाड़ी में LED लाइट्स आती हैं। इसके जो इंडिकेटर हैं और रिवर्स लैंप, ये इसका हेलोजन बल्ब है जो कि मेरे ख्याल में LED होना चाहिए था इस प्राइस रेंज में, लेकिन चलो इट्स ओके। देखने में इसकी लुक काफ़ी अच्छी है, ये काफ़ी बड़ी कर दी गई है। और प्री फेसलिफ्ट कार में जो इसकी ये गार्निश थी लैंड क्रूजर वाली, वो छोटी थी, उसके यहाँ पे कट्स होते थे। ये पूरी लाइट्स के अंदर तक कंटिन्यू करती है जो कि इसको अगेन अच्छी लुक दे रही है। और बैक पर इसमें एक ये रेयर विंडशील्ड वाइपर भी आता है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के टेल गेट की, तो टेल गेट भी इस गाड़ी का काफ़ी मैसिव है और इसको ओपन करने के लिए नीचे यहाँ पे बटन दिया गया है। और इस गाड़ी में टेल गेट मैनुअल है। जरूरी नहीं है कि ZX के अंदर टेल गेट ऑटोमेटिक है, टेल गेट एक एड ऑन फीचर है। आप छोटे वेरिएंट्स के अंदर भी टेल गेट ऑटोमेटिक करवा सकते हैं और हो सकता है जैसे ZX ये गाड़ी है कि टॉप ऑफ लाइन वर्जन है इसका और इसके अंदर भी टेल गेट नॉर्मल है, तो आप छोटी गाड़ी में भी टेल गेट ऑटोमेटिक करवा सकते हैं। मैंने पाकिस्तानी VX वर्जन का रिव्यू किया था, उसके अंदर टेल गेट ऑटोमेटिक था जो कि इस गाड़ी की काफ़ी स्ट्रिप डाउन वर्जन थी। उसके अंदर कूल बॉक्स भी नहीं था, हाइट कंट्रोल भी नहीं था। ये इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन होते हुए भी इसके अंदर टेल गेट मैनुअल है। टेल गेट हो गया, कूल बॉक्स हो गया, ये चीज़ें एड ऑन फीचर हैं। ये हो सकता है ZX के अंदर भी ना हो और हो सकता है VX के अंदर भी आती हो। तो इस गाड़ी में कूल बॉक्स है और ये टोटली डिपेंड करता है कि फर्स्ट ऑनर ने लेते टाइम कौन कौन से ऑप्शन टिक मार्क किए हैं। अब इस गाड़ी में फर्स्ट ऑनर ने टेल गेट ऑटोमेटिक नहीं करवाया होगा तो इसमें नहीं है। टेल गेट इस गाड़ी का 2 पीसेस में ओपन होता है। एक पीस ये ऊपर जाता है, स्प्लिट है, और एक दूसरा पीस ओपन करने के लिए नीचे यहाँ पे लैच दिया गया है और यहाँ पे ये एक सीट बन जाती है। आप यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। और उसके अलावा इसकी जो टूल किट है वो इस वाले पार्ट के अंदर दी गई होती है। यहाँ पे 2 लॉक्स दिए गए हैं जिनको घुमा के आप इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। और उसका जो स्पेयर टायर आता है वो यहाँ पे नीचे आता है इधर, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर 7 सीट्स आती हैं और सीट्स इस गाड़ी की फोल्ड होती हैं। और यहाँ पे नीचे कुछ मैकेनिज्म वगैरह भी दिया हुआ है, तो इसका स्पेयर टायर यहाँ पे नहीं आ सकता, उसको ट्रंक के नीचे दिया गया है। बाकी इस गाड़ी में 7 सीट्स आती हैं। ये एक प्रॉपर 7 सीटर कार है और बैक पे यहाँ पे 2 एडल्ट्स भी बैठ सकते हैं। इस गाड़ी की थर्ड रो सीट्स को ओपन करने के बाद भी इस गाड़ी में काफ़ी सफिशिएंट ट्रंक स्पेस रहती है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आराम से 2 बड़े बैग आ सकते हैं अभी भी। एक तो ये गाड़ी चौड़ी बहुत है और लंबी भी बहुत है, तो इसके अंदर ट्रंक कैपेसिटी एम्पल है। थर्ड रो सीट्स को फोल्ड करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक है, आप ये बटन दबाएंगे तो ये इस तरह से फोल्ड हो जाएंगी और आपने अगर इनको खोलना है तो खोलेंगे आप मैनुअली, ये बटन दबाएंगे तो ये अनलॉक हो जाती हैं। इसको आप यहाँ पे रख के इस तरह से ग्रैब कर सकते हैं लाइक दिस, और इसको फोल्ड करने के लिए अगेन यही मैकेनिज्म है, फोल्ड ऑटोमेटिकली होती हैं। और इसी तरह अगर हमें सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे कंट्रोल दिया गया है। ये रहा कंट्रोल, इससे आप इस गाड़ी की सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से अनलॉक होती हैं और आप इसको पुश करके फोल्ड कर सकते हैं। ये इस गाड़ी का इंटीरियर है जो कि मेरी ओपिनियन में है तो काफी खूबसूरत, लेकिन अगर इसको इसी की और गाड़ियों से कंपेयर किया जाए जैसे कि पोर्शे कायान हो गई, रेंज रोवर हो गई, BMW X7, मर्सिडीज जी क्लास, तो कंपैरेटिवली इस गाड़ी का इंटीरियर उन गाड़ियों से थोड़ा सा ऑब्सोलीट लगता है, क्योंकि इस गाड़ी का स्टीयरिंग भी बिल्कुल सिंपल सा है। बाकी दरमियान में भी मतलब एल्यूमिनियम यूज किया गया है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे आपको इससे काफी अच्छे इंटीरियर भी मिल सकते हैं। लेकिन अगेन जहां बात आती है ड्यूरेबिलिटी की तो वो गाड़ियां पीछे रह जाती हैं। इस गाड़ी का इंटीरियर है भी अच्छा, नॉट बैड, लेकिन ये से बेहतर हो सकता था। अब इस गाड़ी की 300 सीरीज भी आ गई है और उसका इंटीरियर इस गाड़ी से कंपैरेटिवली काफी मॉडर्न है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो ये इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है जो कि 4 स्पोक है। लेफ्ट राइट स्पोक पे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक पे जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट वाले स्पोक पे इसमें इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स आते हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बीच में नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके अलावा इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी एडॉप्टिव आता है। स्टीयरिंग के पीछे एक स्टिक दी गई है जहाँ से आप इस गाड़ी के क्रूज को एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और एडॉप्टिव का मतलब ये है कि ये गाड़ी अपने क्रूज की स्पीड को भी कम ज्यादा करती है डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। अगर आपके सामने एक गाड़ी आ जाती है जो कि 80 पे जा रही है और अपने क्रूज 120 पे लगाया है तो ये गाड़ी खुद अपनी स्पीड कम करके 80 पे लाएगी, और जैसे ही वो गाड़ी आगे से हटेगी तो ये 120 खुद गेन करेगी।
और आपने इस दौरान कुछ भी नहीं करना, यू जस्ट हैव टू रिलैक्स। और उसके अलावा यहाँ पे और कंट्रोल दिए गए हैं स्टीयरिंग पर, जैसे कि रेडार का दिया गया है, ये एंटी कोलिजन असिस्ट है। आपके सामने अगर कोई गाड़ी आ जाती है और उसका डिस्टेंस कम रह गया है तो गाड़ी आपको अलर्ट करेगी। आप अलर्ट पे अगर रिस्पॉन्स नहीं करते तो ये गाड़ी खुद ब्रेकिंग भी करेगी। और इसी तरह लेन डिपार्चर असिस्ट, अगर आप इंडिकेटर दिए बगैर आप लेन छोड़ते हैं, आपकी गाड़ी अगर लेन से ड्रिफ्ट आउट हो रही है इंडिकेटर के बगैर, तो भी ये गाड़ी आपको अलर्ट करती है और आपको मतलब वार्निंग देती है कि आपकी गाड़ी लेन से बाहर जा रही है। तो इस तरह के इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे सेंसर्स आते हैं जो कि यहाँ पे ऊपर दिए गए हैं। ऊपर यहाँ पे कैमरा आता है जो कि इन सारे सेंसर्स को गाइड करता है और ये आपको भी गाड़ी ड्राइव करने में काफी हेल्प करते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में RCTA भी आता है। और उसके अलावा इस गाड़ी में जो स्टीयरिंग व्हील है ये भी हीटेड है। हीटेड स्टीयरिंग अगर आप ऑन करेंगे तो स्टीयरिंग का जो ये वाला एरिया है ये गर्म हो जाता है, जो कि अभी हो रहा है। और ये सर्दियों में आपको काफी कोजी सी फील देता है, मजेदार सी। ये वाला एरिया ठंडा ही रहता है, ये वाला एरिया जिसके गर्म हो जाते हैं। और उसका कंट्रोल गियर लेवर के साथ यहाँ पे दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी का टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल है। आपने इसको जहाँ पे सेट कर दिया है उसके लिहाज से ये गाड़ी आप जब भी ऑन ऑफ करेंगे तो ये स्टीयरिंग एडजस्ट होगा, ऊपर नीचे आगे पीछे खुद ही आपके लिहाज से एडजस्ट करेगा। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का मेरी ओपिनियन में काफी खूबसूरत है। ये सारा मेटालिक के फिनिश में है और ये LX 570 के मीटर से काफी मिलता जुलता है। प्रीवियस जनरेशन की जो लेक्सस का मीटर आता था वो भी ऐसा होता था, उसमें जैसी जो डायल्स हैं वो यहाँ पे होते थे सेंटर में। इसमें साइड स्पीकर दिए गए हैं, लेकिन इसकी ओवरऑल लुक जो है वो उससे काफी मिलती जुलती है। क्योंकि ये इस गाड़ी का पेट्रोल वेरिएंट है तो इसमें रेव लिमिट जो है वो 6 पे है। दो मेन डायल्स के बीच में एक ये स्क्रीन दी गई है 4.2 इंचेस की, जो कि मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है। और इस गाड़ी की ये बहुत सारी चीजें शो करवाती है, जैसे कि एवरेज किलोमीटर पर लीटर, जो कि गाड़ी फिलहाल 5.7 शो करवा रही है और इसकी एवरेज इसके आसपास ही रहती है। और उसके अलावा और भी बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं, जैसे कि ये रेस्ट टाइम, स्पीड इन डिजिटल फॉर्मेट किलोमीटर पर आवर में। और उसके अलावा और भी इस गाड़ी की बहुत सारी स्टैट्स। और उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी की जो गार्ड बनी आ रही है, जीप बनी हुई है न्यूट्रल, ये बेसिकली इसके एयर सस्पेंशन के कंट्रोल्स हैं। इस गाड़ी में एयरमेटिक सस्पेंशन आता है और उसकी राइड को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो हाइट करेंगे वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। साथ नीचे इस गाड़ी का ओडोमीटर दिया गया है। ये गाड़ी तकरीबन 20,000 चली हुई है। बाकी यहाँ पे इसके टायर टर्निंग रेडियस आता है इसके अंदर। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड भी इस गाड़ी का मेरी ओपिनियन में काफी खूबसूरत है, लेकिन ये इससे बेहतर हो सकता था, बट स्टिल इट्स ओके। इसके जो मटेरियल यूज किए गए हैं ये भी काफी प्रीमियम है। इस गाड़ी में बहुत सारे एयर वेंट्स आते हैं, 4 डैशबोर्ड में हैं। सीट्स भी इस गाड़ी की वेंटिलेटेड हैं, बैक पर भी एयर वेंट्स आते हैं। और उसके अलावा सेंटर में यहाँ पे इसका 8 इंच का मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है। ये भी काफी इंटरेक्टिव है। फिलहाल ये जापानीज में है। इसके अंदर आप इसकी लैंग्वेज को भी स्विच कर सकते हैं, आप तो इंग्लिश में कर सकते हैं। बाकी ये टोयोटा टच प्रो 2 सिस्टम है, ये काफी इंटरेक्टिव है, जिसके अंदर वॉइस कमांड, फोन कनेक्टिविटी, एंड्रॉइड कनेक्टिविटी, GPS, गाड़ी की इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें शो होती हैं इसके अंदर। इवन क्लाइमेट कंट्रोल का जो डाटा है ये भी इसके अंदर यहाँ पे शो होता है। ये क्लाइमेट कंट्रोल आ रहा है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में 4 जोन आता है, जो कि प्रीवियस जनरेशन के ऊपर काफी अपग्रेड है। पिछली प्राडो या वीएड के अंदर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता था। इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल 4 जोन है, यानी ड्राइवर, पैसेंजर और बैक पर भी दोनों पैसेंजर्स अपनी मर्जी के लिहाज से इस गाड़ी क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट पे ये डुअल जोन है। डुअल जोन इस तरह से कि जो क्लाइमेट कंट्रोल है इस गाड़ी का, यहाँ पे ड्राइवर का 18 पे है और पैसेंजर का लो पे है। इसको अगर मैं ज्यादा करूंगा तो ड्राइवर के लिए गर्मी होती जाएगी, लेकिन पैसेंजर के ऊपर AC फुल रहेगा। तो ये बेसिकली डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है और उसका डिस्प्ले यहाँ पे आ रहा है। क्लाइमेट कंट्रोल की राइट साइड पे यहाँ पे इस गाड़ी का पुश स्टार्ट दिया गया है। इस गाड़ी में ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप भी आता है और इसको ऑन ऑफ करने के साथ इसका स्टीयरिंग व्हील भी खुद ही ऊपर नीचे होता है और सीट भी लाइक दिस। क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है, जहाँ से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, ट्रैक आगे पीछे कर सकते हैं और ट्यून कर सकते हैं इसको। और ये है भी एल्यूमिनियम की फिनिश में, जो कि देखने में काफी प्रीमियम लगता है। और उसके अलावा इसका ऑक्स इनपुट और USB इनपुट यहाँ पे नीचे दिया गया है। बीच में यहाँ पे ये ड्रॉर आती है, जो कि बेसिकली एरिया है, यहाँ पे आप कुछ रख सकते हैं। और उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी के बहुत सारे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का गियर लेवर दिया गया है, जो कि काफी मैसिव है और काफी स्ट्रॉन्ग सी फील देता है इस गाड़ी को। इसके साथ बहुत सारे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। आगे जो कंट्रोल दिया गया है ये इस गाड़ी के 4x4 का है। H4 यानी हाई रेंज और 4x4 पुश करके आप इसको L4 में कर सकते हैं, यानी लो रेंज और 4x4। और वैसे ये गाड़ी 4x2 में होती है। उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी के हाइट कंट्रोल के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में हाइट कंट्रोल भी आता है, यानी कि आप इस गाड़ी की हाइट को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। बेसिकली हाइट कंट्रोल एयरबैटिक सस्पेंशन होता है। इस गाड़ी में एयरबैटिक सस्पेंशन आता है, जो कि बेसिकली गाड़ी बैलून्स के ऊपर फ्लोट करती है। इस गाड़ी में ट्रेडिशनल सस्पेंशन नहीं आता। इसमें चारों टायर्स के साथ बैलून्स दिए गए होते हैं, जो कि कंप्रेसर की हेल्प से इन्फ्लेट के डिफ्लेट करते हैं
और उससे इस गाड़ी की हाइट को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। इससे दो फायदे हैं, एक तो आपकी गाड़ी की राइड काफी स्मूथ होती है और दूसरा फायदा यह है कि आपकी राइड जो है उसकी हाइट भी एडजस्ट हो सकती है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है और ड्रॉबैक ये है कि इसकी रिपेयर कॉस्ट काफी महंगी है। 5-7 साल बाद ये गाड़ी आपको इशू करना शुरू कर सकती है एयरमेटिक सस्पेंशन का, और उसकी रिपेयर कॉस्ट काफी ज्यादा है। और उसके नीचे यहाँ पे डिफरेंट कंट्रोल दिए गए हैं, जैसे कि अपहिल स्टार्ट कंट्रोल दिया गया है यहाँ पर, और उसके अलावा ये डिफरेंशियल लॉकिंग कंट्रोल दिए गए हैं। और उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का एक और डायल दिया गया है। ये बेसिकली इसके दो ड्राइविंग मोड्स हैं। क्रॉल कंट्रोल में अगर आप गाड़ी को कर देंगे तो क्रॉल कंट्रोल में बेसिकली ये गाड़ी ऑटोमेटिकली क्रॉल करते हुए गाड़ी को मोड़ती है या जगह से निकालती है। बेसिकली इससे आपकी गाड़ी का टर्निंग रेडियस काफी बढ़ जाता है। गाड़ी डिफरेंट टायर्स को डिफरेंट स्पीड पर रोटेट करती है और इवन व्हील स्पिन करके भी गाड़ी को काफी हद तक टाइट टर्न से निकाल लेती है ऑटोमेटिकली। आपने जस्ट स्टीयरिंग को टर्न करना होता है, आइसोलेटर से आपको कोई लेना देना नहीं होता। और इसी तरह MTS यानी मल्टी ट्रेन सिस्टम, MTS के थ्रू ये गाड़ी किसी भी सरफेस के ऊपर अच्छे से ड्राइव करती है ऑटोमेटिकली। कंप्यूटर ड्राइव करता है। MTS में ये गाड़ी लेक्स, चढ़ाई, रॉक्स, सैंड ड्यून्स कहीं पे भी अपने लिहाज से खुद ड्राइव करेगी, आपने जैसे इसको स्टीयर करना होगा। बाकी साथ यहाँ पे ECD सेकंड का ऑप्शन दिया गया है, डिफरेंशियल लॉकिंग का कंट्रोल दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का कंट्रोल दिया गया है, और उसके अलावा डिफरेंट मोड्स कंफर्ट, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट प्लस। स्पोर्ट प्लस में आप इस गाड़ी को खींच सकते हैं, नॉर्मल में नॉर्मल और कंफर्ट और इको के बीच में आप इसको स्विच कर सकते हैं। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी के कप होल्डर्स दिए गए हैं जो कि अगेन काफी मैसिव हैं। ये दो कप होल्डर्स दिए गए हैं और उससे पीछे ये इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि बहुत ही मैसिव है। अगर आप किसी गाड़ी से डायरेक्ट V8 में बैठे हैं तो आपको ये काफी बड़ा लगेगा। ये इतना बड़ा सेंटर कंसोल दिया गया है और इसके अंदर कूल बॉक्स आता है। कूल बॉक्स भी एक एड ऑन फीचर है, जरूरी नहीं है कि ZX के अंदर आए या छोटे वर्जन के अंदर नहीं आएगा। ये आप किसी भी गाड़ी में ऐड करवा सकते हैं एक्स्ट्रा पे करके। साथ यहाँ पे कूल बॉक्स ऑन ऑफ का कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पे आपकी 6-5 लेवल वाली बॉटल्स आराम से आ सकती हैं, या मतलब आपके कैंस वगैरह यहाँ पे इजीली आ सकते हैं, तो आपके इसमें ठंडे रहेंगे और ये एक अच्छा फीचर है। बाकी इसके ऊपर जो फिनिश है ये लेदर की है और ये काफी प्रीमियम है। इसके बारे में बात की इस गाड़ी की सीट्स की, तो इस गाड़ी की सीट्स भी काफी प्रीमियम है। ये ब्रूनो लेदर की फिनिश में है। इसकी मोस्टली फिनिश जो है ये लेदर की है। और इस गाड़ी का जो रूम है ये ब्रूनो है। इसमें ये ब्राउन चॉकलेटी सा इंटीरियर दिया गया है। इसको बेसिकली ब्रूनो कहते हैं। इसमें दो इंटीरियर ऑफर होते हैं, बीच विद ब्लैक और ब्रूनो विद ब्लैक। ये ब्रूनो विद ब्लैक है और बीच वाली गाड़ी भी मेरी ओपिनियन में ज्यादा अच्छी लगती है कंपैरेटिवली इस गाड़ी से। वो थोड़ी ब्राइट सी होती है। ये सीट्स हीटेड भी हैं, कूल भी और वेंटिलेटेड भी। गियर लेवर के साथ यहाँ पे इसके कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी की सीट्स के डिफरेंट मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। ये सीट्स हीटेड हैं तो यहाँ से आप इसके डिफरेंट लेवल्स के बीच में स्विच कर सकते हैं, और प्लस ये वेंटिलेटेड भी हैं तो इससे भी आप इस गाड़ी के वेंटिलेटेड सीट्स के डिफरेंट लेवल्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और आप इसको ऑटो पे भी रख सकते हैं, यानी कि क्लाइमेट कंट्रोल के साथ एडजस्ट करेंगी, जो कि मेरे ख्याल में काफी अच्छी चीज है और ये काफी फीचर रिच है। प्लस साथ यहाँ पे इस गाड़ी के हीटेड स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल दिया गया है। आप इसको ऑन कर देंगे तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी गर्म होगा। और इसके अलावा इस गाड़ी में ड्राइवर के लिए मेमोरी सेटिंग्स का ऑप्शन भी दिया गया है 1, 2, 3। आप ड्राइवर की सीट को 3 सेटिंग्स के लिहाज से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेट दबा के अगर आप 1 दबाएंगे तो 1% के लिहाज से जो उसने सेटिंग रखी होंगी सीट खुद ही एडजस्ट होगी। अब मैंने 1 दबाया है तो सीट खुद ही आगे आ रही है बैक और सीट आगे हो रही है। तो ये फर्स्ट पर्सन की सेटिंग। अगर सेट दबा के मैं 2 दबाऊंगा तो सेकंड बंदे के लिहाज से जो सेटिंग्स थी वो एडजस्ट हो जाएंगी। और थर्ड पर्सन के लिहाज से अगर 3 लोग इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं, 3 डिफरेंट लोग, तो वो अपने लिहाज से सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग की सेटिंग्स और इवन सीट की सेटिंग्स आप जो एडजस्ट कर देंगे उसके लिहाज से सीट एडजस्ट होगी आपकी सेटिंग पे। और उसके अलावा ड्राइवर की सीट इस गाड़ी में 10 वे एडजस्टेबल है। इस गाड़ी की सीट को आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें लंबा सपोर्ट भी आती है जहां से आप इस गाड़ी की सीट के इस वाले एरिया को इन्फ्लेट डिफ्लेट कर सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में थाई सपोर्ट भी आता है। ये जो एरिया दिया गया है इससे आप इस गाड़ी के इस वाले एरिया को इन्फ्लेट डिफ्लेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको काफी मिनिमल सा आइडिया हो रहा होगा, लेकिन ये पार्ट ऊपर नीचे हो रहा है तो बेसिकली आपकी थाई को भी सपोर्ट करता है। और इस गाड़ी में ड्राइवर, पैसेंजर और इवन रेयर पैसेंजर की सीट भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती है। और इस गाड़ी में क्योंकि ये ZX वेरिएंट है तो इसमें लैंड क्रूजर की डोर सील्स भी आती हैं कंपनी से स्टैंडर्ड। रेयरव्यू मिरर इस गाड़ी में काफी स्लीक सा है और ये एज टू एज है और ये ऑटो डिमिंग फीचर के साथ आता है। उससे पीछे इस गाड़ी का कैमरा दिया गया है जो कि इस गाड़ी के डिफरेंट सेंसर्स को हेल्प करता है, जैसे कि ऑटो ब्रेकिंग को, लेन असिस्ट को, इस तरह की डिफरेंट चीजें। बाकी एक बैक पे प्रिंटेड एंटीना दिया गया है और इसमें ऊपर ये वाला एरिया टिंटेड है ताकि ये एक सनवाइजर का काम करे। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी की कैमल लाइट्स दी गई हैं। कैमल लाइट इस गाड़ी में एक ये काफी मजे की आती है जो कि काफी मतलब अच्छा इफेक्ट देती है। इसको आप ऑफ कर सकते हैं और इसमें 2 ऑप्शन आते हैं स्पॉट के। स्पॉट दबाएंगे तो ये स्पॉट लाइट ऑन होती है। बेसिकली ये काफी प्रीमियम सी लाइट है जो कि स्टीयरिंग पे आती है। और क्योंकि ये इस गाड़ी का ZX वेरिएंट है तो इसमें सनरूफ भी आती है। सनरूफ के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी की सनरूफ को ओपन क्लोज कर सकते हैं और इसको आप पोजीशन में रख सकते हैं।
और उसके सेंटर में यहाँ पे रेड बटन दिया गया है जो कि बेसिकली इमरजेंसी का है। टोयोटा इसको एयर ग्लोनस सिस्टम कहती है, जो कि इंटरनेशनली काम करता है, पाकिस्तान में नहीं करता। आप इन केस ऑफ एक्सीडेंट या रोल ओवर ये बटन दबा देंगे तो आपकी जो इमरजेंसी रिस्पांस सर्विसेज हैं उनको कॉल हो जाएगी। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी में रेड पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेड पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी में बहुत ज्यादा स्पेशियस है। एक तो ये गाड़ी लंबी बहुत है और खुली बहुत है, तो बैक पे आसानी से यहाँ पे 3 लोग आराम से आ सकते हैं। 4 लोग बैठना चाहें तो वो भी बैठ सकते हैं, और ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे 4 लोग, लेकिन स्टिल आ सकते हैं आराम से। और उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास लेग रूम भी काफी ज्यादा स्पेशियस है इस गाड़ी के अंदर। पैसेंजर की सीट को मैंने काफी खुला किया हुआ है आगे से, लेकिन स्टिल मेरे पास यहाँ पे काफी ज्यादा लेग रूम बाकी है। हेडरूम भी मेरे पास गाड़ी के अंदर स्पेशियस है, यहाँ पे किसी को इशू नहीं होने वाला क्योंकि ये जीप है, तो उसमें हेडरूम भी अच्छा है। और उसके अलावा ये सीट्स भी लेदर की फिनिश में हैं, और ये सीट्स भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। साइड पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स दिए गए हैं, जिससे आप इस गाड़ी की इन सीट्स को भी आगे पीछे कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके अलावा इसकी बैक भी आगे पीछे की जा सकती है ऐसे, तो आप इसको बेसिकली लेटा भी सकते हैं इस हद तक। तो ये काफी मतलब कंफर्टेबल सीट्स हैं, और ये है भी ब्रूनो लेदर की फिनिश में, तो इसकी लुक भी काफी अच्छी है। और उसके अलावा रेड पैसेंजर्स के लिए भी इस गाड़ी में 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है। ये गाड़ी बेसिकली 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आती है। बैक पे भी क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, और ये पैसेंजर और वो पैसेंजर भी अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकता है। बैक पे यहाँ पे एयरवेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे एयरवेंट आता है ऊपर, और उसके अलावा यहाँ पे सेंटर में एयरवेंट दिया गया है जो कि आपको इंडिविजुअली डिफरेंट जगहों से हवा प्रोवाइड करता है। इवन पाँव में भी इसके एयरवेंट्स आते हैं। और इस गाड़ी में टोटल 18 स्पीकर्स हैं। यहाँ पे ऊपर स्पीकर दिए गए हैं, बैक पे दिए गए हैं, 4 डोर्स में आते हैं, ट्विटर्स आते हैं, हर डोर में ट्विटर है, 4 डोर्स में ट्विटर, 4 डोर में स्पीकर, आगे पिलर्स में ट्विटर, ऊपर छत में स्पीकर्स। तो इस गाड़ी में 18 स्पीकर्स हैं। तो दिस कार इज वेरी रिच ऑन फीचर्स। और बैक पे इस गाड़ी में यहाँ पे मल्टीमीडिया सिस्टम भी दिया गया है। बेसिकली 2007 से लेकर 2015 तक जो गाड़ी आती थी उसमें मल्टीमीडिया स्क्रीन आती थी, लेकिन यहाँ पे ऊपर आती थी। ऊपर यहाँ पे जैसे बसों में होता है उसमें एक स्क्रीन आती थी जो कि नीचे की तरफ खुलती थी, रिट्रैक्ट होती थी। तो उस गाड़ी में बेसिकली 2 स्क्रीन होती थी, एक रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे बड़ी सारी, और फ्रंट पैसेंजर्स के लिए आगे वाली। जबकि इस गाड़ी में बैक पे 2 इंडिविजुअल स्क्रीन दे दी गई थी। इसमें यहाँ पे स्क्रीन दी गई है जो कि मेरे ख्याल में फिलहाल इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट लगी हुई है, क्योंकि इसकी जो बैक की फाउंडेशन है ये काफी मतलब लो सी है। जबकि जो इस गाड़ी में जेन्युइन आती हैं वो थोड़ी स्टडी सी होती है, और उसकी बैक फाउंडेशन भी काफी बड़ी होती है, और वो सीट के अंदर माउंटेड होती है। ये वाली हेडरेस्ट के अंदर लगी हुई है, लेकिन स्टिल नॉनदलेस वो ऐसी ही होती हैं। और उसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए भी इसमें एयरबैग्स आते हैं। इस गाड़ी में टोटल 12 एयरबैग्स हैं। 2 एयरबैग्स के डैशबोर्ड में हैं, 4 सीट्स के साइड पर, और 6 पिलर्स में। और उसके अलावा इस गाड़ी में एक यहाँ पे सेंटर कंसोल आता है, जिसको ओपन करके आप इसमें से एक कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक कप होल्डर दिया गया है जो कि सेंटर से रिट्रैक्ट करता है, और बीच में यहाँ पे एक ड्रॉअर दी गई है जिसको ओपन करके आप छोटी सी स्टोरेज पॉकेट एक्सेस कर सकते हैं, और इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज कर सकते हैं। सेंटर में यहाँ पे एक एरिया दिया गया है जो कि देखने में आपको वायरलेस चार्जर लगता है, लेकिन वायरलेस चार्जर है नहीं। इस गाड़ी में इवन रेयर पैसेंजर्स के लिए भी क्लाइमेट कंट्रोल आता है, और इसमें हीटेड सीट्स भी हैं। बैक पे जो 2 पैसेंजर्स बैठते हैं उनके लिए हीटेड सीट्स के कंट्रोल भी दिए गए हैं यहाँ पर। इसमें लो और हाई के बीच में स्विच कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 4.7 लीटर आता है। ये इंजन पेट्रोल है, और इस गाड़ी में 3 इंजन साइज ऑफर होते हैं बेसिकली मेन। 4.7 लीटर पेट्रोल, 4.6 लीटर डीजल, और 5.7 लीटर पेट्रोल। ये गाड़ी 4.7 लीटर पेट्रोल है, और ये V8 इंजन है जो कि 284 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और ये कार 0 to 100 9.5 सेकंड में करती है। क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है तो इसकी एवरेज कोई अच्छी नहीं होने वाली। ये गाड़ी आपको मैक्सिमम 5 किलोमीटर पर लीटर देगी। डीजल गाड़ी की एवरेज फिर कुछ बेहतर हो जाती है, 6-7 चली जाती है, लेकिन ये कार आपको मैक्सिमम 5 तक की एवरेज देगी। अगर आप इसको खींचते हैं तो ये 3-4 पे भी आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये कार बाय कर रहे हैं तो आपके लिए मेरे ख्याल से फ्यूल इकॉनमी इतना इशू होगी नहीं। और इस गाड़ी में कोई टर्बो नहीं आता, और ये लास्ट V8 है। अब जो लैंड क्रूजर 300 आ रही है LC 300, वो V8 नहीं है, वो V6 है। तो बेसिकली दिस इज द लास्ट V8। अब वो गाड़ी ट्विन टर्बो है, उसमें 2 टर्बो आते हैं, इसमें एक भी नहीं आता, लेकिन स्टिल ये गाड़ी है V8, वो गाड़ी V6 है। वो गाड़ी कंपैरेटिवली इस गाड़ी से तेज होने वाली है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन स्टिल ये कार भी अपने लिहाज से ठीक है। ये पावरफुल भी काफ़ी है, और आपको इसकी परफॉर्मेंस में कहीं भी लैग फील नहीं होगा। और क्योंकि ये पेट्रोल है तो इसकी पोल्यूशन और नॉइज़ भी कम है। इस गाड़ी का हुड भी हाइड्रोलिक से ओपन होता है, और इसमें ये अंदर पैडिंग भी दी गई है जो कि इसकी नॉइज़ को काफ़ी कम करती है। बाकी इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल और इस तरह की चीज़ें बहुत सारी कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं, और इसमें ट्रांसमिशन भी 8 स्पीड आती है, जबकि इसका जो पिछला वर्जन था उसमें ट्रांसमिशन 6 स्पीड आती थी। ये ट्रांसमिशन कंपैरेटिवली 2007 से 2015 तक आने वाली गाड़ी से कंपैरेटिवली बेहतर है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो इस गाड़ी में जो टायर साइज आता है वो है 285, 50 और 20। इस गाड़ी में अब 20 इंच का अलॉय व्हील आते हैं। ये अलॉय व्हील 2016 वाले फेसलिफ्ट में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, और इससे पहले इस गाड़ी में अलॉय व्हील सिर्फ 19 इंच तक आते थे।
अब इसमें 20 इंच का अलॉय भी ले दिया गया है, जो कि इस गाड़ी की लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहा है। और इसमें जो टायर है वो डनलॉप का है, डनलॉप ग्रैंड ट्रैक। इस गाड़ी की जो प्राइस है वो है 3,50,00,000 रुपए और ये इस गाड़ी का लैंड क्रूजर V8 ZX वेरिएंट है। और जो इसका मॉडल है वो 16 है और 21 इंपोर्ट है और चली हुई है 21,000 किलोमीटर है, जो कि अभी नहीं हुआ 21,000, लेकिन जब तक ये गाड़ी बिकेगी तब तक हो जाएगा। यह था आज का रिव्यू लैंड क्रूजर V8 2016 मॉडल का। इस गाड़ी को अगर कंपेयर किया जाए इसलिए की बाकी गाड़ियों से, तो उसका कंपैरिजन बनता है BMW की X सीरीज, मर्सिडीज की G क्लास और रेंज रोवर। वो गाड़ियां कंफर्ट के लिहाज से और लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से इस गाड़ी से बाहर हैं। वो गाड़ियां काफी गैजेट्स के लिहाज से भी इस गाड़ी से बहुत ज्यादा इक्विप्ड होती हैं और उनकी लुक भी काफी अच्छी है, लेकिन जब बात आती है ड्यूरेबिलिटी की और रीसेल वैल्यू की और स्पेयर पार्ट्स की, तो वो गाड़ियां पीछे रह जाती हैं। और ये गाड़ी ड्यूरेबल भी बहुत है, इसके कोई काम भी नहीं निकलते और अगर काम निकले भी तो आसानी से हल हो जाते हैं। प्लस इसके स्पेयर पार्ट्स भी आपको काफी इजीली अवेलेबल हैं, जो कि उन गाड़ियों में नहीं है। उन गाड़ियों का ड्रॉबैक ही मेन यही है जिस वजह से वो गाड़ियां मार खा जाती हैं। ये गाड़ी अपनी रीसेल वैल्यू भी काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड करती है और उसकी वजह यही है कि आपको इनका कोई इशू नहीं आता। ये गाड़ी 20-30 साल बाद भी आराम से चल रही होती हैं। तो ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जिनके पास ये गाड़ी ऑलरेडी है या वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।